Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and we are going to start a very new series, and it is very important for UPSC as well, because in GS paper 3rd you will get around 30 to 35 marks question on GS paper 3rd. So this will be around 30 to 35 marks, as well as in prelims if you have the clarity of internal security as well as regarding defense security. So it will be very beneficial to interlink the points. साथ ही साथ में मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ किस किस वेबसाइट्स को आपको कवर करना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितना इंटीग्रेट कर पाते हैं, कितना इंटरलिंक कर पाते हैं और कितना प्रेसाइज रहते हैं। वैसे अपने आप में यदि सिलेबस की बात करें तो बहुत वास्ट हो सकता है, बट यू हैव टू बी पॉइंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी बुक्स को कवर करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस जो सेकंड ARC है, उसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनको हमें कवर करना चाहिए। सो दिस lecture will be completely based on introduction. This will be an introductory part, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस तरह से कवर करूंगा, कौन कौन किस सेक्शन को कवर करूंगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो सके पूरे सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और जब ये सिलेबस कवर हो जाएगा हम लोग कुछ मेंस के आंसर राइटिंग्स को भी देखेंगे इन द एंड ऑफ द सेशन। यदि ऐसा लगेगा कि चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज भी हम लोग कुछ सेक्शन को कवर करते हुए चलेंगे कि मेंस के क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर से किस प्रकार पूछे गए, सो दैट यू कैन इंटीग्रेट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप इंटीग्रेट कर सकें। और देयर मस्ट बी द इंटेलेक्चुअल रूमिनेशन, एक बौद्धिक जुगाली की आवश्यकता होगी, और इसीलिए मैं चैप्टर वाइज भी आपके लिए यहाँ पर जो मेंस के आंसर्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। हाउ वी शुड राइट द आंसर्स एंड व्हाट शुड बी द मॉडल आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो हम लोग 2011 से लेकर 2020 तक जो भी मेंस के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। अब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3rd का हिस्सा है, और यहां पर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अतिवाद एक्सट्रीमिज्म क्या है, टेररिज्म उसकी डेफिनेशन, और अलग अलग तरह के जो प्रॉक्सी वार्स हैं वो क्या है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरह से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है, उस पर बात करेंगे। हाउ पेरिलस दीज ऑल आर। सो साइबर सिक्योरिटी पर बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग जो हवाला केस होता है ना, वेस्ट बंगाल का आपको हवाला केस पता चल रहा होगा, और भारत में इस हवाला केस की मदद से क्या होता है, कई बार फॉरेन फंडिंग भी आती है, भारत के जो ब्लैक मनी है उससे भेजा जाता है। तो दिस इज ऑल मनी लॉन्ड्रिंग, विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। सो व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि 10 to 50 पीपल एक साथ मिलकर एक आतंकवादी गतिविधि को या फिर हमारे स्टेट को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, अनस्टेबल करने का प्रयास करते हैं, तो इसी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। व्हाट आर द बॉर्डर सिक्योरिटी। CAPF फोर्सेस क्या होती हैं, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें आपको पता होगा BSF, ITBP, इसके अलावा CRPF, CISF जो हमारे जितने भी एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रोज हैं, उनको जो सिक्योर करती है वो बॉडी है CISF। तो हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट पर बात करने वाले किस प्रकार से असम राइफल्स म्यांमार से सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, और सहस्त्र सीमा बल जो कि डिप्लॉयड है नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल की बॉर्डर पोरस है, और हमने पाकिस्तान चाइना की बॉर्डर को तो काफी हद तक सीज कर रखा है, स्पेशली पाकिस्तान की, लेकिन जब बात आती है नेपाल की बॉर्डर की तो वहां पर आवर्जन, ये आना जाना बिल्कुल इजी है, और इसीलिए यहां पर दिस पोरस बॉर्डर, यहां पर सिक्योरिटी की ज्यादा आवश्यकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, किस प्रकार से बांग्लादेश में जो गंगा नदी है वो एक बाउंड्री बना रही है, और इस कारण से कितना आसानी से लेन देन आना जाना हो सकता है, और किस तरह से ये हमारे भारत के लिए खतरा है। साथ ही साथ में जो कुछ फॉरेन एलिमेंट हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जो रोहिंग्याज हैं,
कुछ रोहिंग्यास तो अच्छे, लेकिन कुछ नॉन इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार फॉर मनी। तो इन सब चीजों को देखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए, साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। देखिए सबसे खास बात क्या है, इंडिया इज अ कंट्री, यू नेम्ड एनी रिलीजन कि यहां पर ना हो, सारे धर्म हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो द ओनली पैनेशिया, द लास्ट रिसोर्ट, द ओनली सॉल्यूशन इज एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल एंड टू स्ट्रीमलाइन देम। उन्हें एक धारा प्रवाह में, मुख्य धारा में ले आया जाए, और इसके लिए हमें उनको एजुकेट करना होगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत आवश्यक है। हमने अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रकार के सीएपीएफ जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉयड किया हुआ है ना, सीएपीएफ फोर्सेज, सो दैट कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके। अभी बार बार एक बात आती है, आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, 2.5 फ्रंट वॉर। आपने सुना होगा अभी जो इजराइल है वो 3 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। 3 फ्रंट वॉर में एक तो सीरिया की तरफ से वहां के जो हिजबुल्लाह हैं वो अटैक कर रहे हैं, इधर गाजा पट्टी की तरफ से हमास टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हो गया है, और यहां पर अभी तक जॉर्डन उसमें कहीं पर भी शामिल नहीं हुआ यदि आप मैप देखेंगे तो। और पैलेस्टीनियन लोग वेस्ट बैंक की तरफ से भी एक्टिव है। इसके अलावा जो 17 to 80% फिलिस्तीन लोग जो इजराइल में रहते हैं, तो ये अपने आप में क्या होता है, 3.5 फ्रंट वार होता है। इसी प्रकार से भारत में भी एक सबसे बड़ी समस्या है, और आपको पता होगा कि ऐसा कहा गया था कि इंडिया इज रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। इंडिया इज रेडी फॉर 2.5 फ्रंट, वन सेकेंड, इंडिया इज रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। व्हाट इज इट? एक युद्ध पाकिस्तान की तरफ से हमेशा तैयार रहता है, चाइना भी अब तो तैयार ही रहता है, और 0.5 जो है वो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें आपको पता होगा ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना और अदर कई कंट्रीज, उनके थ्रू नक्सलाइट्स को बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है। तो अपने आप में इन सभी के लिए हमें तैयार रहना होगा। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो, क्योंकि आपने देखा होगा जब चाइना का ये सब मुद्दा चल रहा था पैगोंग त्सो लेक की तरफ, गलवान वैली की तरफ, तो यहां पर इन्होंने मुंबई और कई सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक भी किया। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एजुकेट करना जरूरी है, मुख्य धारा में लाना जरूरी है, उनको कामकाज प्रोवाइड किया जाए, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें उन्हें पैसा और फंडिंग सप्लाई अच्छे से मिल सके। भारत की सरकार, जो दिल्ली में बैठी सरकार पर उन्हें विश्वास हो सके और वो भारत के लिए काम करें, ना कि किसी नॉन स्टेट प्लेयर के लिए। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द पीपल इज इंपॉर्टेंट। तो नेशनल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। मनरेगा जैसी योजना बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। एनर्जी सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हेयर। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब इन एवरी सेंस एनर्जी सिक्योरिटी हो। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी हो, क्योंकि कुछ जो रीजनल लोग हैं वो एनवायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। कल्चरल कोहेसिवनेस इज अ वेरी, कोहेसिवनेस का मतलब जो ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक यूनाइटेड फॉर्म में रहे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहे, उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट न रहे और सभी में मॉरल कंसेंसस हो। दिस इज ऑल द सॉल्यूशन। तो ये कुछ मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो आज का लेक्चर है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, व्हाट इज अ सिलेबस, इसको हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, अब सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही अच्छी पद्य प्रोज है, और उसमें बोला है, पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने से बटोही, चलने से पहले बटोही। बटोही मतलब जो रास्ते पर चलता है, पथिक। बटोही का मतलब क्या होता है, पथिक, जो रास्ते पर जा रहा है।
बाट की पहचान कर ले, जिस रास्ते पर आपको जाना है। इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है और आपको बहुत अच्छे आंसर राइटिंग्स लिखने हैं ताकि आपके 30 to 35 में से मैक्सिमम मार्क्स आए इन जीएस पेपर थर्ड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि यदि हम लोग पर्टिकुलर बुक को कवर करेंगे और हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, साथ ही साथ में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकलीज वगैरह के आर्टिकल कवर नहीं करेंगे, इट विल नॉट गिव यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात। सो लिंकेज तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अतिवाद कैसे फैलता है, उसमें कैसे डेवलपमेंट आता है, वो लिंकेजेस क्या हैं, उन पर हमें एक डीपली, जैसे नेक्सलिज्म क्यों हो रहा है ना, माओइज्म क्यों हो रहा है ना, पर्टिकुलर आपने ये भी देखा होगा भारत में जो धर्म है, अब हिंदुइज्म में भी पर्टिकुलर ग्रुप्स बन चुके हैं। तो उन सबको कैसे बैलेंस्ड अप्रोच लाया जाए, और जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वो इस पर लगातार रिसर्च करते हैं। ऐसी कई साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो इस पर लगातार काम कर रही हैं, राइट। सो रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट मैंने जैसे बोला चाइना, पाकिस्तान, कुछ मिडिल ईस्ट के और कम्युनिस्ट जो देश हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स से उन्हें फंडिंग मिलती है इन द क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसे हमें तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, ताकि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो पाए। क्योंकि जब इनके पास फंडिंग आता है तो ये अलग अलग हथियार जो है, आर्म्स एंड वेपन्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। आपने पिछले ही दिनों में ऐसी घटनाएं देखी भी हैं झारखंड में, मध्य प्रदेश में। सो रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल, छत्तीसगढ़ में हमने अभी हाल ही में केस देखा था। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग। देखिए ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरे ये विश्व में, भारत में लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास आज की तारीख में व्हाट्सएप है। तो दिस बिकेम इन्फोडेमिक मतलब इतना ज्यादा नॉलेज, ज्ञान, और जो कि जिसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है, और वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाता है। और देखो आपको एक और चीज भी याद आ रही होगी, व्हाट्सएप जैसे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हैं, फेसबुक हैं, तो यहां पर व्हाट्सएप पर आपने ध्यान आ रहा होगा कि केवल 5 पीपल को अब हम लोग शेयर कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा शेयर्ड की गई है उसको तो केवल एक ही व्यक्ति को, ताकि ट्रैक किया जा सके कि ऐसा कौन सा चीज है जो एक्सट्रीमिस्ट था, है ना। तो आपने ये सभी केसेस अभी पिछले दिनों में बहुत ज्यादा देखे होंगे, है ना। आपने ये भी याद आ रहा होगा, एक घटना शुरुआत हुई थी भारत में, मॉब लिंचिंग, है ना। मॉब का मतलब होता है जो क्रुद्ध भीड़ है, उकसाई हुई भीड़, एक्साइटेड मॉब। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंच ये क्या होता है, भीड़ तंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति की या कोई बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाए। और इसके पीछे क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इन्फोडेमिक, जो मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट करके किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों को ट्रैप कर लेना। और ये सभी घटनाएं आजकल पूरी तरह से नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल्स की मदद से ही होती है, और उसे तोड़ने के लिए हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड बेसिक साइबर सिक्योरिटी। और यही एक कारण है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में जो है 370 धारा 370 लगने के बाद में अभी तक इंटरनेट को बहाल नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, उनके ये आर्टिकल 21 को तो हनन करता है, लेकिन एक इंटरनल सिक्योरिटी और चैलेंजेस के चलते हमने वो सब रोक रखा है। आप समय समय पर देखते होंगे एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, हम लोग जो है सिक्योरिटी के चलते जैमर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग, फंडिंग का बाहर जाना देश से या फिर अंदर आना, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला केस वगैरह। सो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट की आवश्यकता है, और वहाँ पर जो एक्सपर्ट है, वहाँ के लोकल एक्सपर्ट ऑफिसर्स, वो अपना काम किस प्रकार से करेंगे। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को
करने में मदद करता है। सो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मैंडेट है, इन सब पर हम लोग बात करें। दिस इज होल द सिलेबस। तो पूर्व चलने से बटो ही, बाट की पहचान कर ले, हरिवंश राय बच्चन, और इसीलिए आपको ये एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू एनी न्यूज़पेपर आर्टिकल, आपको यदि लगता है कि कुछ पॉइंट इससे इंटरलिंक है और कोई किसी भी राइटर ने बहुत अच्छा कोई पॉइंट लिखा है, तो आप उसको अपने नोट्स में, जैसे आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिज्म के बारे में या नक्सलिज्म के बारे में नोट्स बना रहे हैं, कुछ जो नोट्स बनाते समय कुछ जगह छोड़ दीजिए। हो सकता है कल को आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप उसमें बुलेट पॉइंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं, और यही नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे, it will be fruitful for you, and this is the approach you should apply. So this is whole the syllabus. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि what all are the recommended readings, कौन कौन सी रीडिंग्स हो सकती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट है, राइट, जो सेकंड रिपोर्ट, आई थिंक आपको एकदम बातें क्लियर हो रही होंगी, यस और नो बताइए, एकदम बातें क्लियर हो रही हैं। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात कर रहे हैं, और यहां पर 2 रिफॉर्म्स आए हैं, और ये 2 रिफॉर्म्स कौन से हैं। पहला जो एआरसी था वो 1966 में, और जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई और के हनुमंथैया ने की थी। के हनुमंथई और मोरारजी देसाई ने की थी, 1986 में आया। उसके बाद में एम वीरप्पा मोइली 2005 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन लाया जाता है। तो ये जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है, उसमें आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर कवर किए होते हैं। तो हम लोग जब इन सब की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं, एआरसी रिपोर्ट एक बार दिखा देता हूं। दीज आर द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और यहां पर इन्होंने 15 अलग अलग रिपोर्ट्स दी हैं, और फाइनली इनका कंक्लूजन, एक रिपोर्ट का समरी किया है। तो यहां पर आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक तो पब्लिक ऑर्डर 5th, ये रिपोर्ट आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 8th रिपोर्ट है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, 182 पेजेस की है ना, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की है। सो आई विल कंक्लूड देम, मैं उन्हें अपनी क्लासेस में ऐड करता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट, अब देखिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो आपका जीएस पेपर 4 का पेपर है, आपको ये पूरे टॉपिक्स जरूर कवर करने चाहिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए। एआरसी रिपोर्ट 4, ये आपको कवर करना चाहिए एग्जाम के लिए, मैं एक सजेशन के तौर पे बता रहा हूं आपको। इसके अलावा देखिए, यदि आप लोग जो है पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझना है, तो 15th रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो सभी को पढ़ना ही चाहिए। तो इस प्रकार के एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इवन डिप्लोमैट्स भी इसे फॉलो करते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, टू बी प्रिसाइज, तो यहां पर ये दोनों रिपोर्ट्स हमें जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। प्रोटेक्टिंग बाय राइटियसनेस, देखिए राइटियसनेस की मदद से, मतलब किस प्रकार से हम लोगों को मुख्य धारा में लाएं, और वो जो टेररिज्म की तरफ ल्यूक्रेट होते हैं, नक्सलिज्म की तरफ ल्यूक्रेट होते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, है ना। वहीं पर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो लोकल गवर्नेंस। तो इसीलिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। These are the very confabulated reports and you must go through these, है ना। आप लोग ऑब्वियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे 1 ईयर 1.5 ईयर पहले से, तो एक बार क्या है, इनके कुछ ब्रीफ्स, समरीज वगैरह जरूर देख लेंगे, राइट। तो यहां पर मैंने आपको ये 2 रिपोर्ट्स बता दी हैं। 5th रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक ऑर्डर, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। क्या चल रहा है एक बार देख लेता हूँ, वीडियो परफेक्ट चल रहा है या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को समय समय पर होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जाना है, और इनकी जो एक एनुअल रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी आती है, इसे भी कवर करना है। एनुअल रिपोर्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपको एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दे और पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा। इज इट क्लियर?
तो वेबसाइट ऑफ होम मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़नी है, इंटरनल सिक्योरिटी की वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहां पर जो आर्टिकल्स हैं वो समय समय पर कवर करने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिक्योरिटीज के लिए डीआरडीओ क्या काम कर रहा है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, एंड वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो है उन पर आपको जरूर पढ़ना। एक EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के आर्टिकल्स बहुत अच्छे आते हैं, द हिंदू के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल, उन सबको आप कवर कैसे करेंगे? सबसे पहले यू मस्ट फॉलो दिस सिलेबस कंप्लीटली, अकॉर्डिंगली आपको अपने जो नोट्स हैं उसके अंदर आप समय समय पर ऐड कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात आती है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। कौन है अभी इसके हेड? तो हैं जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं इसके वो हैं जितेंद्र सिंह। तो यहां पर आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, आप चाहते हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कमीशन की रिपोर्ट को डाउनलोड करना, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सभी रिपोर्ट्स आप आसानी से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली 5th एंड 8th। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस में समय समय पर मालदीव, बांग्लादेश, इसके साथ किस प्रकार से हम लोग सबमिट कर रहे हैं ये सब आता रहता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर आप लोग क्या है, इस तरह की वेबसाइट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किस तरह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स इस पूरी वेबसाइट पर, आप चाहें तो किस प्रकार से आप जाएंगे इस वेबसाइट पर दोस्तों, तो देखिए DARPG, इज इट क्लियर? DARPG की वेबसाइट पर जाएंगे, सर्च करेंगे और समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे हम लोग चल रहे हैं, देखिए ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर मेंशन किया है एक वेबसाइट के बारे में, एंड दिस इज idsa.in। ये वेबसाइट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ बुक्स भी प्रकाशित होते हैं और कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं। तो क्या नाम है इसका? अभी पहले इसका नाम था IDSA का, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, IDSA। ये रहा इसका वेबसाइट, राइट। इस पर जाएंगे आप, और यहां पर आपको जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे प्रिंसिपल्ड बट इवॉल्व्ड इंडियाज अप्रोच मल्टीलेटरल पीस सिक्योरिटी, मैं आपको सीधा इस वेबसाइट पर ही लेकर चलता हूं दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। तो देखिए यहां पर हम लोग वेबसाइट पर आ गए। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। यस, क्लियर हो रहा है। तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, देखिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यहां पर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नवंबर दिसंबर। देखिए तहरीक, यहां पर तहरीक लबेक पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट। फिर यहां पर आपको एक और बुक मिलेगी मल्टीलेटरल पीस एंड सिक्योरिटी पर। और देखिए यहां पर एक और चीज है, देखिए चाइना ईरान कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका मतलब इंटरनल नहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी इंपॉर्टेंट है। यस, द क्वाड विल एंड्योर, तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रोमोटिंग डिफेंस एक्सपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखिए ये आर्टिकल आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कश्मीर पर हमेशा क्वेश्चन आता है, और देखिए ये आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, इंडियाज चैलेंज्ड अप्रोच टू है ना, इंडियाज चैलेंज्ड अप्रोच टू कश्मीर सेटलमेंट। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे आर्टिकल्स IDSA की साइट पर मिल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कैसे आपको अप्रोच करना है। तो ये आपको एक वेबसाइट पर जाना है। व्हाट बुक्स यू शुड फॉलो, तो एक बुक आ रही है इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी बुक्स को मैं अपने आप कवर कर लूंगा, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी रीडर, और किसके द्वारा? एक्सफोर्ड के द्वारा, कांति P वाजपेयी, हर्ष V पंत के द्वारा। और दूसरी एक TMH की बुक आती है और टाटा मैग्रा हिल की, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स जो UPSC एस्पायरेंट्स है सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। अशोक कुमार IPS के द्वारा, विपुल अनेकांत। तो ये चैलेंजेस
इंटरनल सिक्योरिटी, आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं। टाटा मैकग्रा हिल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं बहुत डीपली कवर करता हूं, तो मैं आपको इसका इंटीग्रेटेड पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और साथ ही साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग द हिंदू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उन्हें आपको कवर करना है। और यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी में भी बुक अवेलेबल है ये। साथ ही साथ में हिंदी मीडियम के यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स को कवर करना चाहिए, बिजनेस स्टैंडर्ड। और साथ ही साथ जो है दैनिक जागरण, ये सबसे अच्छा, दैनिक जागरण है ना, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी, ये दोनों न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, वहां से आप आर्टिकल्स जरूर कवर करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, तो देखिए लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो ये पहला पॉइंट है। तो व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीमिज्म, इसको कवर करेंगे। स्टेप दैट स्टेट कैन टेकन टू रिड्यूस स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, आपको ये ARC रिपोर्ट्स में भी मिल जाएगा। नक्सलिज्म के बारे में बात करेंगे। देखिए रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से, J&K सेपरेटिज्म चाहते हैं जो, वहीं के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, राइट। PDP, आपने PDP का नाम सुना हो, वो हमेशा से इसकी मांग करता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो माओवादी कम्युनिज्म है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, वहां के जो कुछ लोकल ग्रुप्स हैं उनको कैसे टैकल करना है, बोडो वगैरह वैसे उनको हैंडल करना बहुत आवश्यक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना, सो दैट देयर मस्ट बी अ पीसफुल एनवायरमेंट इन कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट। टेररिज्म इन हिटरलैंड, आपको पता होगा हिटरलैंड का मतलब है कि जो आतंकवादियों ने मुंबई में अटैक किया था, तो मुंबई में जो अटैक किया था वो अपने आप में हिटरलैंड, कोस्टल एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में। राइट विंग टेररिज्म भी है, राइट विंग टेररिज्म भी आप जानते हैं, जो अतिवादी जो हिंदुइस्टिक ग्रुप हैं वो भी इसमें शामिल है। तो रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ टेररिज्म क्या क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे पाकिस्तान के ऊपर हम लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद फैलाता है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। तो इन सभी पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, और इसके लिए हमने कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए हैं टू टैकल दिस, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नेटग्रिड, बहुत चर्चा में, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए नेटग्रिड को। MAC है ना, UAPA, टाडा, पोटा, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो इन सभी पर हम लोग एक्ट्स क्या क्या हैं और किस प्रकार से इन्हें रोका जा सकता है उस पर बात करेंगे। और देखिए तो यहाँ पर पहला जो आपका सिलेबस कॉन्सेप्ट था उसके अंदर ये कुछ फिगर्स हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड जो पॉइंट है सिलेबस का, उसमें आपको हम लोग ये कवर करेंगे। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो सोशल मीडियाज वगैरह का जो रोल है वो क्या है, क्या क्या स्टेप शुड बी टेकन। IT एक्ट 2000 में समय समय पर क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, उसमें अमेंडमेंट क्विकली हो। भारत बहुत ही लेक लस्टर अप्रोच है, ल्यूक वॉर्म, बहुत ही लेक लस्टर, बहुत ही सुस्त अप्रोच है। तो इस लेथार्जिक अप्रोच को हम लोग कैसे कवर करें, क्योंकि जिस प्रकार दुनिया के दूसरे देश साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पर काम करते हैं, भारत में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी देखी जाती है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडियन साइबर सिक्योरिटी, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है भारत की जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है ना। साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है और वो हमेशा टैकल करता है भारत की साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। सो इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, टर्म्स एसोसिएटेड विद साइबर सिक्योरिटी, तो ये सभी और क्या स्टेप्स भारत ने लिए हैं, है ना। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है। NTCA, राइट, NTCA अपना काम कर रहा है। तो ये इन सभी संस्थानों पर पोटा एक्ट कैसे काम करता है, टाडा एक्ट कैसे काम करता है, टाडा एक्ट जो आर्म्स एक्ट से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So these all we will cover in our classes.
मनी लॉन्ड्रिंग पर किस प्रकार से लगाम लगाई जाए, है ना, स्टेप टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी चैलेंजेस, और वहां पर हम लोग कोस्टल एंड टेरेस्ट्रियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इंडियाज पॉलिसी इन बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट विद नेबर्स, किस प्रकार से हम लोग लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को रोक सकते हैं पूरी तरह से। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्टेप्स, और साथ ही साथ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है भारत की, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, नेटग्रिड है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम लोग सिलेबस के तौर पे कवर करेंगे। तो हम लोग, मैंने इस पूरे जो सेक्शन को, जो आने वाली क्लासेस है, उसको 2 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। हम सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल कवर दिस पार्ट, और यहां पर 5 अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद सेक्शन बी पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, टेररिज्म क्या होता है, मिलिटेंसी क्या होता है, टेररिस्ट और मिलिटेंट में क्या डिफरेंट होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, और इंसर्जेंसी, जो इंसर्जेंसी है, आक्रमण हो जाता है कई बार, है ना, गुप्त तरीके से, तो वो इंसर्जेंसी पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक बॉर्डर मैनेजमेंट, यहां पर हम लोग बॉर्डर मैनेज किस प्रकार से करें भारत, और व्हाट शुड बी द अप्रोचेस, व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स, एंड कहां कहां बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, है ना। भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है ना, मैकमोहन लाइन पर कई बार विवाद है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते मैकमोहन लाइन को, चाइनीज, है ना। इसके अलावा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या हुआ है यहाँ पर, किस तरह से समय समय पर डेवलपमेंट्स होते हैं, और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग हम लोग उस पर बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग ओवरव्यू पर भी चर्चा करने वाले हैं, है ना। सो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अटैक वेक्टर, जैसे रशियन साइड से भी कई बार अटैक होता है, नॉर्थ कोरिया से भी अटैक हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, भारत का जो न्यूक्लियर साइट है इन तमिलनाडु। इसके अलावा चाइना से बहुत ज़्यादा अटैक होता है भारत में, तो साइबर सिक्योरिटी ये भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस, तो यहां पर हम लोग मेंटेनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग किस प्रकार से इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करें, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज किस प्रकार से दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ, जैसे मौसाद, जैसे CIA के साथ कई बार हम लोग काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और कैसे क्विकर फास्टर। आपने देखा होगा पिछले सालों में आतंकवादी गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगाया, क्योंकि हमने इंटरनल सिक्योरिटी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ को ज्यादा ताकत प्रदान की है। अजीत डोभाल जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, NSA, उन्होंने लगातार बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो अपने आप में इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन, तो ये सभी हम लोग कवर करेंगे। और जो सेक्शन बी होगा, द सेक्शन बी, दैट विल बी रिलेटेड टू मेनली फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। तो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 30 to 35 क्वेश्चंस, 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, और हर वर्ष आपको यहां पर बहुत ही एडवांस्ड और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉइंट्स ही पूछे गए। तो आपको एक बेसिक आइडिया यदि हो जाएगा इंडियन सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस और उसके मैनेजमेंट का, ARC रिपोर्ट्स आप पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गिव द प्रॉपर आंसर, और आप अपने मेंस के अंदर जो करंट अफेयर्स है उसको ऐड करते हुए कंप्लीटनेस प्राप्त कर सकते हैं, और यू विल बी वेरी क्लोज टू द मॉडल आंसर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, व्हाट ऑल आर द डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम किस प्रकार काम कर रहा है, आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम राजनाथ सिंह बहुत एग्रेसिवली अब काम कर रहे हैं, नॉट ओनली उन लोगों को जॉल्ट डाउन करने में, उनको पूरी तरह से रोकने में, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य धारा में, स्ट्रीम लाइन में, मेन स्ट्रीम में लाया जाए लोगों को,
और वो भारत के प्रति एक नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी भावना उनमें उत्पन्न की जाए। और ये कैसे होगा कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किए जाएं, उनको जो केंद्र सरकार की जो फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वहाँ तक पहुँचे। तो काउंटर टेररिज्म के क्या क्या स्टेप्स हैं, है ना। 2050 तक नक्सलाइट्स चाहते हैं कि पूरे भारत में रेड फ्लैग, क्योंकि नक्सलिज्म रिप्रेजेंट्स बाय रेड फ्लैग, तो वहां पर ये परचम लहराना चाहते हैं कि भाई पूरे भारत में। लेकिन पिछले सालों में हमने ये देखा कि जो ये लगभग 9 to 15 राज्यों में स्प्रेड हो चुका था, वापस से ये कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसमें कमी देखने को मिल रही है ना, लिमिटेड करते जा रहे हैं। भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है अभी। सो नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। फिर इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसीज के लिए हम लोग क्या करें। विशेषकर क्या होता है कि आसाम, मणिपुर, मेघालय, यहां पर हम लोग इंसर्जेंसीज देखते हैं, एंड व्हाट ऑल आर द अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू शुड गिव योर ओन आइडिया अबाउट द सॉल्यूशन, कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन एंड व्हाट कैन बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन। और ये अपने आप में यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बुकिश लैंग्वेज हमने सीधी सीधी लिख दी है, तो हमें अपने कुछ खुद के क्रिएटेड आइडियाज को भी यहां पर लगाना चाहिए। एंड दोज हु आर पुटिंग देयर ओन आइडियाज एंड दे आर क्रिएटिव, दे आर गेटिंग मच मोर हायर मार्क्स इन द मेंस पेपर, राइट। तो ज्योग्राफी पहले समझनी होगी, और इन सबके लिए हमें मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट। उसके बाद मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, अभी हमने आर्टिकल 370 को हटा भी दिया है, एब्रोगेशन हो भी चुका है पूरी तरह से। तो अब तो इस जगह पर जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया, उन पर हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार से भारत ने इसको डिप्लॉय किया, और भारत ने 370 को एंड 35A को हटा दिया। क्या क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें 370 से कोई दिक्कत नहीं, 35A से दिक्कत है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। और पिछला कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग देखने वाले हैं। टेररिज्म पर हम लोग बात कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म पर बात करेंगे, लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट। यदि हमने एक ही चीज देखी है, ग्राफ देखा है, जिन जिन राज्यों में डेवलपमेंट स्कीम और जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की मदद से, मतलब एक सबसे अंत में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक जैसे जैसे डेवलपमेंट पहुंचता है, वैसे वैसे आतंकवाद, टेररिज्म, नक्सलिज्म, इसमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। दिस इज अ ग्राफ, राइट। तो एक्सट्रीमिज्म को कैसे डेवलपमेंट की मदद से स्ट्रीमलाइन करके लोगों को, है ना। एक भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि जो फॉल्टी मिनरल पॉलिसी है, और जो ये साम्यवादी हैं, नक्सलाइट्स हैं, साम्यवादी का मतलब मैं कहना चाहूंगा जो एक्सट्रीम कम्युनिज्म है उसका रूप है नक्सलिज्म। तो यहां पर किस प्रकार से हम लोग, देखिए, वो कभी भी रिच लोगों को पसंद नहीं करते, बिलियनियर्स को पसंद नहीं करते, और जैसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है वो उसे हटाने की मांग करते हैं। वो बोलते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और इसीलिए क्या है, उन्हें सबसे पहले एजुकेट करने की आवश्यकता है। वे टू रिजॉल्व इश्यू ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गवर्नमेंट स्कीम टू टैकल द एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। यहां पर भी हमारी जो बुक्स हैं, हमारे ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। हमारी बुक्स, हमारे जो आर्टिकल्स हैं, दैट दे शुड बी दैट मच बैलेंस, सो दैट कि वहां पर क्या हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सके। तो कम्युनल राइट्स को रोकना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप ये देखिए कि जो फार्मर राइट्स है, ये भी अपने आप में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा ही तो है। फार्मर जो राइट्स होते हैं और उसमें जो बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो ये भी अपने आप में इंटरनल सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर इंडिया पाक और इंडिया चाइना बॉर्डर, है ना। बांग्लादेश बॉर्डर से भी, है ना, भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा एक जो रिलीजियस इम्बैलेंस हो गया है ना, बहुत ज़्यादा रिलीजियस इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में रिसोर्सेज की कमी के कारण वो भारत की तरफ आ जाते हैं, और ये वहाँ के लोकल पीपल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को लागू करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज हो गया भारत के लिए। सो बॉर्डर मैनेजमेंट वी विल कवर, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, किस प्रकार से FATF, आपको पता होगा, अमेरिकन एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्रे लिस्ट वगैरह में डाला जाता है
है ना, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे वियना कन्वेंशन पर बात करेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या क्या हैं, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या क्या ग्लोबल प्रोग्राम है। इंडियन डिमोनेटाइजेशन जो एक्सरसाइज थी, वहां पर किस प्रकार से हमने लोगों को देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए एक आम आदमी भी, एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी जो एक कॉमन पीपल की है, उसके बाद भी वो डिमोनेटाइजेशन में मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में सम्मिलित हो गया था। एंड फेक करेंसी, दिस इज अ इश्यू अगेन। कई बार हम देखते हैं जो हमारी पाकिस्तान में ट्रेन जाती हैं आती हैं, वहां पर हम लोग फेक करेंसीज का बहुत ज़्यादा प्रचार देखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं। चैलेंजेस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी क्या हैं, है ना, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो आईटी एंड कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी पूरी तरह से भारत का कंट्रोल नहीं है, बिकॉज द सिलिकॉन वैली और वहां की कंपनीज, इन पर भारत समय समय पर दबाव बनाता रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद ही ये कंपनीज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती हैं। तो भारत को सबसे पहले इस क्षेत्र में सशक्त एक हार्ड लाइनिंग स्टेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आज की तारीख में इंफोडेमिक, एक तो इंफॉर्मेशन जो बहुत तेजी से नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है उसको रोकना। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू आईटी एंड व्हाट इज सोशल मीडिया, और यहाँ पर हम लीगल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। सो दीज ऑल, है ना, क्या है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ आईटी सिक्योरिटी, इन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पाकिस्तान किस प्रकार फंडिंग करता है जम्मू कश्मीर में, है ना, इंसर्जेंसीज, मिलिटेंट को एग्रेशन में भी लाता है और साथ ही साथ में रिक्रूटमेंट करता है। J&K के जो इमोशनली फूल लोग हैं, जो इमोशनली जिनके साथ कभी कुछ हुआ है और वो लोग तुरंत अट्रैक्ट होते हैं आतंकवाद की ओर, तो उनको किस प्रकार से रोका जाए, नॉन स्टेट एक्टर्स को, स्टेट एक्टर्स को, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो और यहाँ इसके अलावा भी कई कंट्रीज हैं जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। सो दिस होल वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारी जो शुरुआत होगी दोस्तों, गाइज, हमारी जो शुरुआत होगी, हम लोग सबसे पहले इस पूरे सेक्शन को एक लेक्चर में कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और समय समय पर ARC रिपोर्ट्स को भी कवर करते रहेंगे। जो स्पेशल आर्टिकल्स आएगा उस पर भी हम लोग कवर करेंगे। और इन बुक्स को आप एक बार देख लीजिए, एक बार नोट, एक आपके लिए जो है मेरा एक सजेशन है कि आप डेडिकेटेड सेपरेट एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड नोट्स की बुक बना लीजिए। जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पॉइंट्स है वो आप ऐड कर लीजिए, और मैं आपको समय समय पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, इसके अलावा जो है जो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट है, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे उन्हें हम लोग लगातार कवर करते रहेंगे, राइट। तो एक 100% अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। और देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के कारण आपको कई बार है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ में देखिए, काफ़ी हद तक ये इंटीग्रेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी GS 3rd का ही पार्ट है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर ये सब कवर करेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? एनी सजेशन यू कैन टेल टू द टीम, कोई भी सजेशन है आप मुझे बताएंगे, और हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ मैप की मदद से बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करते चलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।